नमस्कार। यूनिक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं भारती भारद्वाज फिर से आप सबों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आज हम लोग फिर पॉलिटी की अगली क्लासेस में बढ़ते हैं। अब तक हम लोगों ने जो राज्यपाल तक के क्लासेस देखी, आशा है आप सबों को बहुत अच्छी तरह से समझ आई होंगी, क्योंकि हम लोग एक एक आर्टिकल पर बात करते हुए चल रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफी फ्रूटफुल होने वाला है। आपको प्रीलिम्स में भी ये काम आएगा और मेन में भी, अगर आप सब्जेक्टिव भी किसी आंसर को लिख रहे हैं तब भी आपको काम आएगा। वैसे तो पॉलिटी हर एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आप सिविल सर्विसेज दे रहे हैं या जीके जीएस से जुड़े हुए कोई भी एग्जाम दे रहे हो। पॉलिटी एक ऐसा विषय है जो हर जगह आपसे पूछा ही जाएगा और उससे क्वेश्चन आते ही हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आज राज्य के विधानमंडलों पर बातचीत करते हैं। जैसे हम लोगों ने ये देखा कि हमारा देश कैसा है। एक ऐसा देश है जहां पर आपको सामान्य परिस्थितियों में संघात्मक स्थिति देश की दिखाई देगी। संघात्मक व्यवस्था मतलब ऐसा देश जहां केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा हो। तो ठीक, केंद्र का अर्थ पूरे, जिसका अधिकार क्षेत्र पूरा देश है। राज्य जो कि पूरे देश को अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में जो बांटा गया है, उससे रिलेटेड क्षेत्र है। तो हर राज्य में अपना विधानमंडल भी है, अपनी कार्यपालिका भी है, अपनी न्यायपालिका भी है। हाँ, भले ही न्यायपालिका के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आपको अंतर दिखाई देगा कि जो भी न्यायपालिका है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंडर में ही वो काम करती है। लेकिन जो हमारे राज्य के विधानमंडल है, वो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। जो राज्य की कार्यपालिका है, वो भी स्वतंत्र रूप से ही काम करती है। यहाँ तक तो क्लियर है। आज हम लोग चलेंगे राज्य के विधानमंडलों की ओर कि राज्य में किस तरह से विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, या कैसी विधानमंडल की व्यवस्था हमारे राज्यों में है। तो राज्यों का जो विधानमंडल है, उसमें हम लोगों को कुछ चीजें देखनी होंगी या पहले समझनी होंगी। हमारे राज्यों की स्थिति अलग अलग राज्यों की अलग अलग तरह की है। कुछ राज्यों में विधानमंडल केंद्र की ही तरह दो सदनों वाला है, और कुछ राज्यों में आप देखेंगे कि राज्य का विधानमंडल एक सदन वाला है। राज्य विधान मंडल जहां दो सदन है, बहुत कम जगह है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। वहां अनिवार्य सदन, मतलब जो होगा ही, वो है विधानसभा। विधानसभा हर राज्य में है, लेकिन दूसरा सदन विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। याद रखिएगा, विधानसभा हर राज्य में है, विधान परिषद कुछ राज्यों में है। अगर हम लोग ये बात करें कि विधानसभा और विधान परिषदों में विधान परिषद किस राज्य में होगी, ये कौन तय करेगा? तो याद रखिएगा कि जिस राज्य में भी विधान परिषद है, उस राज्य में विधान परिषदों का सृजन, मतलब उनको बनाया जाना या उनको हटाया जाना, केंद्र के द्वारा भले किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से राज्य की इच्छा पर होता है। राज्य की इच्छा के अनुसार किसी भी राज्य में विधान परिषदों का सृजन या उत्साधन संसद के द्वारा किया जा सकता है। अगर किसी भी राज्य की विधानसभा के द्वारा बहुमत द्वारा
ये संकल्प पारित किया जाता है बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा। अगर एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कि उन्हें विधान परिषदों की आवश्यकता है, तो संसद के द्वारा साधारण बहुमत से विधान परिषदों का सृजन किया जा सकता है। इसको थोड़ा सा सिंपल शब्द में बताते हैं कि अगर किसी राज्य को विधानसभा चाहिए, तो वैसी कंडीशन में उस विधानसभा के जो भी सदस्य हैं, वो बहुमत द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत एवं उपस्थित और मतदान करने वाले जितने भी सदस्य हैं, उनका वो कम से कम 2/3 होना ही चाहिए। तो वैसी कंडीशन में अगर एक प्रस्ताव पारित होता है कि भाई हमें भी एक विधान परिषद की आवश्यकता है, तो ये प्रस्ताव पारित होके कहाँ चला जाता है? सेंटर के पास चला जाता है और संसद उस पर क्या बना देती है? कानून बना देती है, जो कि संविधान संशोधन नहीं होता है, बल्कि एक साधारण बहुमत से पारित एक साधारण विधान की तरह एक विधान बन जाता है कि उस राज्य में विधान परिषद बना दी जाएगी। अभी अगर हम लोग देखें तो कुछ ही राज्यों में विधान परिषदें हैं। कहाँ-कहाँ है भाई? तो इसको देख लीजिएगा। एक है इसमें आंध्र प्रदेश, दूसरा जो है वो है तेलंगाना, तीसरा जो है वो महाराष्ट्र, चौथा है कर्नाटक, पांचवा है बिहार और छठा है यूपी, उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, यूपी, पहले जम्मू और कश्मीर भी था, लेकिन अब जब से जम्मू और कश्मीर अलग हुए हैं, तब से वहां विधान परिषद ही है ही नहीं, केवल विधानसभा है। याद रखेंगे कि कुछ ही राज्यों में हमारे देश में क्या है? विधान परिषदें हैं और वो विधान परिषदें कहाँ-कहाँ है? एक है आंध्र प्रदेश में, दूसरी है तेलंगाना में, तीसरी है महाराष्ट्र में, चौथी है कर्नाटक में, पांचवा है बिहार और छठा है यूपी। 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं और बाकी 22 राज्यों में विधानसभा ही है। क्लियर है? विधानसभा और विधान परिषदें अगर किसी राज्य में है, तो बस ये 6 ही राज्य हैं, बाकी सब में विधानसभा है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि किन-किन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषदें दोनों हैं। इससे कई बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इनका नाम जरूर याद रखिएगा। पुरानी अगर किताबों में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर भी आपको दिखाई देगा, जो कि नहीं है। वैसे महाराष्ट्र एमपी के लिए भी मध्य प्रदेश के लिए भी प्रस्ताव पारित हो चुका है, लेकिन गठन नहीं हुआ है। जब गठन होगा तो उस समय वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी के लिए ये 6 राज्य आप लोगों को याद रखने हैं। अब हम लोग चलते हैं विधानसभा और विधान परिषदों में जो सदस्य संख्या है वो कैसी होगी, या विधानसभा और विधान परिषदों की संरचना। पहला तो है कि किसी भी राज्य में जो विधानमंडल होगा वो एक सदनात्मक भी हो सकता है, द्विसदनात्मक भी। किसी भी राज्य में विधान परिषदों के सृजन और उत्साधन का अधिकार संसद को प्राप्त है, जो कि विधानसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित के आधार पर तय होता है। अब विधान परिषदों में किन-किन राज्यों में विधान परिषद है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं विधानसभा और विधान परिषद की संरचना कैसी होगी, इसमें कितने सदस्य होंगे, कितने मनोनीत होंगे, कितने इसमें चुने हुए होंगे, चुनाव कैसे होगा, वगैरह-वगैरह। अगर हम लोग देखें कि किसी भी राज्य में विधानसभा की अगर बात की जाए, तो विधानसभा की सदस्य संख्या विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो 500 से अधिक नहीं होगी और 60 से कम नहीं होगी। 500 से अधिक नहीं होगी और 60 से
कम नहीं होगी। किसी भी राज्य में विधानसभा की संरचना अगर हम लोग देखते हैं तो सदस्य संख्या मैक्सिमम 500, मिनिमम 60 होगी। क्लियर है? लेकिन कुछ राज्य इसके अपवाद भी है, जहां पर 60 से कम की संख्या में भी सदस्य हैं। तो वो कौन कौन से राज्य हैं? पहला है अरुणाचल, सिक्किम, गोवा। ये ऐसे राज्य हैं जहां की सदस्य संख्या मात्र 30 है। इसको याद रखिएगा, अरुणाचल, सिक्किम और गोवा ऐसे राज्य हैं जहां की सदस्य संख्या मात्र 30 है। इसके अलावा मिजोरम में अगर देखें तो ये संख्या 40 है। और नागालैंड में ये 46 है। इन सबको याद रखना है आपको। पहला, विधान परिषदें कहाँ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और यूपी। बिहार यूपी एक तरह का है, एक तरफ का है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एक तरफ के हैं और आंध्र प्रदेश उधर के ही है। साउथ के 4 राज्यों में आपको दिखाई देगा और नॉर्थ के 2 राज्यों में विधान परिषदें हैं। विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 500 से ज्यादा नहीं होगी, 60 से कम नहीं होगी। लेकिन कुछ अपवाद है क्योंकि जनसंख्या ही वहां कम है। ये कौन कौन से अपवाद है? अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है और गोवा है। ये तीनों राज्य में विधानसभा 30-30 के सदस्यों की है। मिजोरम में जो है वो कितनी है? 40 की है और नागालैंड में कितनी है? 46 है। ये सारे आंकड़े आपको ध्यान में रखने होंगे। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं कि हमारे इस पूरी व्यवस्था में विधानसभा तो हो गई 500 से 60 के बीच की, लेकिन विधान परिषद के लिए क्या है? तो इसके लिए एक अलग ही नियम है कि इसके सदस्य संख्या जो है विधान परिषदों की वो उस राज्य की विधानसभा सदस्यों के 1/3 से ज्यादा नहीं होगी और 40 से कम नहीं होगी। विधानसभा के सदस्यों के 1/3 से ज्यादा नहीं होगी और 40 से कम नहीं होगी। जो राज्य इसको फुलफिल कर सकता है वहीं ये मामला प्रशस्त होगा कि वहां विधान परिषदें होंगी या नहीं। अगर आप तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना विधानसभा के 1/3 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते विधान परिषद में और 40 से कम नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? ये है इसके सदस्यों या इसकी संरचना के विषय में। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं इनके कार्यकाल। ये 5 वर्ष के लिए गठित होती है, फिर पूरी तरह से उत्सादित हो जाती है, मतलब हटा दी जाती है। ये एक निरंतर रहने वाला सदन है जो कि क्या होता है, इसके हर 2 वर्ष में चुनाव होते हैं जिसके अंतर्गत कुछ एक सदस्य चुनकर आते हैं, 1/3 सदस्य इसके चले जाते हैं। ठीक राज्यसभा की तरह कि 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष में होता है, जिसमें 1/3 सदस्य चले जाते हैं और 1/3 सदस्य जो है वो चुनकर आते हैं।
हर एक व्यक्ति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जैसा कि राज्यसभा में होता है। ठीक आपको वैसी ही व्यवस्था विधान परिषद में दिखाई देगी। क्लियर है? तो हम लोग थोड़ा आर्टिकल वाइज भी देख लेते हैं कि इसमें किन-किन आर्टिकल्स को शामिल किया गया है और इसके क्या-क्या प्रावधान किस आर्टिकल में दिए गए हैं। और आपको कौन-कौन सा आर्टिकल याद रखना है। 168 कि राज्यों का जो विधान मंडल होगा वो एक सदन वाला भी हो सकता है, द्विसदनात्मक भी हो सकता है। राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। संसद किसी भी राज्य में विधान परिषदों के निर्माण को मंजूरी दे सकती है, बशर्ते उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इस मामले में प्रस्ताव पारित किया जाए। विधानसभा की संरचना हम लोग देख लिए है। विधानसभा मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500, मिनिमम 60। विधान परिषदों की संरचना जो है उसमें कितने सदस्य होंगे? उस राज्य की विधानसभा के 1/3 से ज्यादा नहीं और 40 से कम नहीं। ये है 171 में। तो आपको ये चारों आर्टिकल याद रखने हैं क्योंकि इन सब से प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राज्य के विधानमंडलों की अवधि। राज्य के विधानमंडल जो होते हैं उनकी अवधि अभी हम लोग तुरंत ही देखे हैं कि हर राज्य का जो विधानमंडल होता है उसमें विधानसभा 5 वर्ष के लिए और अगर परिषद है तो उसके द्विवार्षिक चुनाव होते हैं 1/3 मेंबर्स के लिए। ठीक है, राज्यसभा वाला आप देखिएगा वीडियो निकाल के आपको आराम से पता चलेगा कि कैसे उसके चुनाव होते हैं। हाँ, लेकिन जो सदस्यों का प्रपोर्शन है कि कितने टाइप के सदस्य कहाँ-कहाँ से आते हैं, वो थोड़ा विधान परिषद के लिए अलग है। तो उस पर हम लोग फिर बात करते हैं। राज्य के विधानसभा के सदस्यों के लिए क्या अर्हता होती है? तो इसके लिए है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ये जरूरी है। साथ ही साथ अगर उम्र की बात की जाए तो हमारे विधानसभा के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की अर्हता होनी जरूरी होती है। राज्य विधानमंडल के सत्र उसी तरह से जैसे केंद्र में 3 सत्र होते हैं जो मौसम के अनुसार होते हैं। पहला सत्र बजट सत्र या ग्रीष्मकालिक सत्र, दूसरा सत्र जो होता है वो मानसून सत्र होता है और तीसरा सत्र जो होता है वो शीतकालीन सत्र होता है। वैसे जो हमारे सत्र होते हैं उनको आहूत करने मतलब बुलाने का अधिकार राज्यपाल को होता है, सत्रावसान का भी अधिकार राज्यपाल को होता है, लेकिन ये दोनों ही काम वो हमारे मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। सदन या सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। जब बजट सत्र होता है तब अभिभाषण करते हैं और जब नवनिर्वाचित विधानसभा आती है, अगर 2 सदन है तो उनको मिलाकर वो अभिभाषण करते हैं। अगर अकेला विधानसभा है तो अकेले विधानसभा को ही अभिभाषण देते हैं। इस अभिभाषण को कौन तैयार करता है? मंत्रिपरिषद के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा जो अभिभाषण है वो तैयार किया जाता है। जो नवनिर्वाचित विधानसभा के बाद जो भी अभिभाषण होता है उसमें आने वाले 5 वर्षों में किस पॉलिसी के तहत देश राज्य को चलाया जाएगा इसका डिटेलिंग होता है और बजट सत्र में बजट में क्या खूबियां हैं इस बार ये बताया जाता है। तो ये पूरा कुछ तैयार मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इस दोनों ही सदनों में बैठने का अधिकार किसे है? तो जो सदस्य होते हैं तो वो तो अपने सदन में बैठेंगे ही। लेकिन और एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी क्या कर सकता है? सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है और वोटिंग छोड़ के बाकी सब कुछ कर सकता है। ये है ठीक महान्यायवादी की तरह ही महाधिवक्ता साहब। ये क्या कर सकते हैं? हाउस में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं,
ये सारा कुछ इनको अधिकार होता है। एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो हाउस का मेंबर नहीं होते हुए भी हाउस के एक्टिविटीज में भाग लेता है। तो इसको आप लोग जरूर से याद रखिएगा। 177। हर विधानसभा का एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, जो कि सभा के सदस्यों के द्वारा सभा के सदस्यों में से चुना जाता है। पहले जो विधानसभा आती है उसमें प्रोटेम स्पीकर होते हैं, जो कि अध्यक्ष के रूप में अस्थायी रूप में वो काम करते हैं। उनका एक ही काम होता है अध्यक्ष का चुनाव करवा देना। वो सदस्यों की ही वोटिंग करवा के एक अध्यक्ष चुन लेते हैं और अध्यक्ष की निगरानी में ही उपाध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। ये दोनों ही व्यक्ति कौन होते हैं? विधानसभा के ही अनिवार्य रूप से सदस्य होते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो इस हाउस का सदस्य नहीं है, वो इसमें शामिल नहीं हो सकता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के रिक्त होने और पद त्याग और पद से हटाए जाने की स्थिति में अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष उनके कार्यों को देखते हैं, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों नहीं होते हैं तो राज्यपाल जिस व्यक्ति को विधानसभा या विधान परिषद में जो भी व्यक्ति होते हैं उनको ये कुछ समय के लिए, जब तक कि चुनाव नहीं हो जाए दूसरे का या वो अपने पद पे वापस नहीं आ जाए, तब तक उनको कार्यभार देते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर नहीं होते हैं तो राज्यपाल द्वारा विधानसभा में जो भी निर्देशित व्यक्ति होते हैं उनको ये पद दे दिया जाता है। आगे अब हम लोग देखते हैं कि विधानसभा विधान परिषद के जैसे अध्यक्ष होते हैं, उनको अगर ये शक्ति दी जाती है कि वो इनके अनुपस्थिति में काम करें, तो उनको वो सारे अधिकार दिए जाते हैं जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को दिए जाते हैं। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए, हो सकता वो सही ढंग से काम ना कर पा रहे हो, उनको हटाने के लिए प्रस्ताव कौन लाता है? तो विधानसभा के सदस्य ही लाते हैं। कई बार होते हैं वो किसी तरह से अक्षम हो जाते हैं, सपोज वो सुन ही नहीं पा रहे हो, अच्छी तरह से बोल नहीं पा रहे हो, या उनका कंट्रोल नहीं रहता है, या वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनको उनके पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। जिस भी व्यक्ति के लिए प्रस्ताव लाया गया है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, वो हाउस में आएंगे, बैठेंगे, लेकिन अपना काम नहीं करेंगे। ठीक अध्यक्ष उपाध्यक्ष जैसा आप लोग पहले पढ़े हैं। विधान परिषद में सेम एक सभापति और उपसभापति होता है, लेकिन याद रखिएगा राज्यसभा के लिए एक जो सभापति है वो उस हाउस के मेंबर नहीं है, बल्कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। विधान परिषद में ऐसा नहीं है। ठीक विधानसभा की तरह जैसे अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, यहाँ भी सभापति और उपसभापति का चुनाव कर लिया जाता है। सभापति और उपसभापति का अगर पद में वो नहीं होते हैं तो फिर वही काम है, राज्यपाल जिसको निर्देशित कर दे उसी हाउस के किसी मेंबर को। सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्तियां, ये तभी होता है जब सभापति अपने पद पे न हो। अगर सभापति नहीं होते हैं तो उनके स्थान पर उपसभापति आ जाते हैं। क्लियर है? अगर सभापति नहीं होते हैं तो उनके स्थान पर उपसभापति आके उनके कर्तव्यों का पालन करते हैं, और अगर उपसभापति भी नहीं हो किसी कारण से उसी समय जब सभापति नहीं है तो जिस व्यक्ति को निर्देशित किया जाता है वो उनके कर्तव्यों का पालन करता है और उनके द्वारा निर्णय लिए गए जो होते हैं वो स्वीकार्य होते हैं। ऐसा नहीं कि उसको बाद में हटा दिया जाएगा उसके निर्णय को। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन होता है तो वो हाउस में आकर भी अपने कार्यों को संचालित नहीं करते हैं। तो ये कंसेप्चुअल चीजें हैं, ये सब आपको आर्टिकल वाइज ना भी याद रहे तो आराम से चलता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते कहाँ भारित होते हैं? तो याद रखिएगा राज्य की
संचित निधि पर। राज्य के विधानमंडल का एक सचिवालय होता है जो किसके अधीन काम करेगा? तो विधानसभा अध्यक्ष के अधीन काम करता है। विधानमंडल के सदस्यों को कौन दिलाता है शपथ? तो राज्यपाल के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि विधानमंडल को अगर आप पढ़ते हो तो एक बार पहले जाकर हमारे उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जिसमें संसद का डिटेलिंग किया गया है। 2-3 वीडियो है उससे रिलेटेड जिसमें संसद की कार्रवाइयां, संसद से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है वो, संसद की संरचना, ये सारा कुछ दिया गया है। और यही नहीं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको जितने भी हमारे नए वीडियो हैं वो मिलेंगे और इसमें जिस तरह से जितनी आसान भाषा में हमने इसको समझाने की कोशिश की गई है निश्चित रूप से आपको भी पसंद आएगा। तो आप जरूर से जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबाएं जिसमें कि आपको जितने नए वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, चाहे वो पॉलिटी की क्लासेस हो, चाहे वो अभी ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं और आने वाले समय में और भी जो नए विषय इसमें जोड़े जाएंगे। इन सबों को आपको और अच्छी तरह से देखने के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है हमारे लिंक पर दिया गया है, आप एक बार जरूर से उसको देखें और उस पर भी क्लिक करें। उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी जो करंट इश्यूज से भी जुड़ी हुई है, साइंस एंड टेक्निक से भी जुड़ी हुई है और साथ ही साथ हमारे पॉलिटिक्स से भी जुड़ी हुई है। तो इन सभी विषयों पर अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप जरूर से जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर देखें और बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे से ज्यादा लोग, खासकर हमारे राज्य के लोग तो निश्चित रूप से लाभान्वित हो पाए। तब तक अगला जो क्लास होगा इस पर हम लोग विधानमंडल से ही जुड़े हुए अलग अलग इशू जैसे कि विधेयकों का पारित होना या धन विधेयक क्या है या राज्य में धन विधेयक की क्या प्रक्रिया है, किसी एक विधान को बनाने से संबंधित क्या क्या बातें हैं, राज्यपाल का इस संबंध में क्या रोल होता है, अगली क्लासेस इसी पर जुड़ी हुई होंगी। आपको एक क्लासेस और इसमें छोटी सी हम ऐड करेंगे जो कि महत्वपूर्ण आर्टिकल से तो जुड़ी हुई है ही, साथ ही साथ उनको कैसे आप याद रख सके उसका ट्रिक भी बतलाया जाएगा। हम बस ये इंतजार कर रहे थे कि हम लोग केंद्र और राज्य दोनों पढ़ें और तुलनात्मक रूप से अगर उनके आर्टिकल्स को याद करते हैं, जैसे आप छोटा सा उदाहरण ले लें कि जैसे राष्ट्रपति का ही है, राष्ट्रपति के विषय में अध्यादेश जो है वह है 123 आर्टिकल में, यानी 123 नंबर आर्टिकल में। अगर आप राज्यपाल का अध्यादेश देखें तो 213 है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, एक के साथ एक फ्री आपको मिल रहा है। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो 124 है सुप्रीम कोर्ट का और वही हाई कोर्ट पढ़े तो 214 है। तो ऐसे बहुत सारे आपको आर्टिकल, जैसे महान्यायवादी की तरह ही महाधिवक्ता का पद है तो उनसे जुड़ा हुआ आर्टिकल क्या है, एक तरफ 76 है एक तरफ 165 है। तो आपको बहुत सारी चीजें होंगी ऐसी जो आसानी से याद हो जाएंगी जिसको आप तुलनात्मक रूप से देखते हुए चलेंगे। तो वो भी एक क्लास हम लेंगे, भले वो बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, छोटी सी क्लास होगी लेकिन बहुत बहुत यूजफुल होगी क्योंकि आर्टिकल से भी प्रश्न आते हैं और कई बच्चों के लिए वो बहुत टफ जॉब होता है। खासकर सबॉर्डिनेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें आर्टिकल तो पूछते ही हैं, या जो आप यूपीएससी या बीपीएससी या अन्य राज्य सेवाओं से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, कई बार कुछ मिलान के लिए दिया हुआ रहता है कि इस आर्टिकल में ये है, इस आर्टिकल में ये है, इस आर्टिकल में ये है। भले वो एक आर्टिकल के रूप में नहीं पूछते हैं अब, क्योंकि बहुत साधारण वो प्रश्न हो जाता है। इसलिए उस संबंध में भी थोड़े से पेचीदा जहाँ पर क्वेश्चन आते हैं उनके लिए भी हम लोगों को हर तरह से तैयार होना चाहिए जहाँ जहाँ प्रश्नों की संभावना है। तो उस पर एक आने वाले हमको लगता है 2 ही दिनों में, परसों या नरसों, आपको वो एक वीडियो जरूर पहुंच जाएगा। जरूर से जरूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।